जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। एक है TDBF और दूसरा है नावल AMC। ये दो फाइटर जेट ही 2030 से 2050-60 तक इंडियन नेवी की बैकबोन बनेंगे और इंडियन ओशन में भारत की राज को कायम रखेंगे। आज मैं इस दो जेट के ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है और आप लोगों ने जितने सवाल मुझे पूछे थे सब कुछ मिलाकर आपको बताऊंगा। मित्रों, जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। आप सब जानते हैं अब इंडियन नेवी में सिर्फ MiG-29K इस्तेमाल हो रही है। MiG-29K एक अच्छा जेट जरूर है, लेकिन इसमें कई सारे टेक्निकल इशू है, खासकर इंजन को लेकर, जिस वजह से हम 4 के करीब MiG-29 को खो चुके हैं और MiG-29K की अवेलेबिलिटी रेट सबसे खराब है। हालांकि जब हम ये डील करने के लिए गए थे तब रूस के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था जिससे हम एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट ले सके। MiG-29K को रूस भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल करती है। MiG-29K की इस कमी के कारण ही इस साल जो हमारा INS विक्रांत नया एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन होगा उसके ऊपर रखने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फाइटर जेट नहीं होंगे, क्योंकि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत ये दोनों मिलकर आसानी से मिनिमम 45 के ऊपर फाइटर जेट ले जा सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 39 MiG-29 है। MiG-29K का अगर अवेलेबिलिटी रेट 50% भी रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 MiG-29K अवेलेबल होगा दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। इसलिए इंडियन नेवी के लिए 34 जेट खरीदाना था, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं है इंडिया 34 नया जेट खरीदेगा या लीज पे लेगा। अब F-18 का नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर भारत अब F-18 जेट खरीदता है तो आसानी से 2050 तक इस्तेमाल करेगा। अगर लीज पे लेगा तो 2035 तक ले सकता है। TDF जेट पर आने से पहले आपको ये बता दूं क्यों गवर्नमेंट नाभाल तेजस को रिजेक्ट किया, क्यों इंडियन नेवी नाभाल तेजस को रिजेक्ट किया। ये सवाल मुझे कई बार पूछा गया था। भाई, जब तेजस ने INS विक्रमादित्य पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर चुका है तो हम तेजस का ऑर्डर क्यों नहीं दिए, क्यों नेवी तेजस जेट को सिलेक्ट नहीं किया। देखिए, एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाली फाइटर जेट और नेवी में इस्तेमाल होने वाली फाइटर जेट अलग रहता है, क्योंकि एयरफोर्स की जेट जहां एक लंबा रनवे से टेकअप और लैंडिंग करता है, वहां नावल फाइटर जेट को एक मूव करता हुआ प्लेटफॉर्म से टेकअप और लैंडिंग करना होता है, जिसकी लेंथ 300 मीटर के अंदर रहता है। थोड़ी सी गलती से बड़ा दुर्घटना घट सकता है। इसके साथ नाभाल फाइटर जेट का थ्रस्ट ज़्यादा होना चाहिए। तेजस का डिमेरिट ये था, ये सिंगल इंजन फाइटर जेट है, साथ में ये साइज में छोटा या मीडियम होने के साथ साथ मैक्सिमम टेकअप वेट कम था। अब ये 2 पॉइंट को और थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। देखिए, अगर एक नाभाल फाइटर जेट में सिंगल इंजन होता है तो इंजन उतना ताकतवर होना चाहिए ताकि वेट टू थ्रस्ट रेशियो 1 के ऊपर हो। इसके साथ अगर कभी सिंगल इंजन फाइटर जेट में इंजन फेल हुआ तो फाइटर जेट क्रैश होना निश्चित है। लेकिन अगर जेट में डबल इंजन हो तो एक इंजन फेल होने के बाद भी दूसरा इंजन के साथ जेट को लैंडिंग कराया जा सकता है। हमारा MiG-29K कई बार सिंगल इंजन के साथ लैंड हो चुका है। इस वजह से नाभाल तेजस को कैंसिल करके TDBF जेट को बनाया जाएगा। लेकिन नेवी के लिए जो 2 तेजस के प्रोटोटाइप बने थे और उनका टेस्टिंग हुआ था एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, वो सब एक्सपेरिमेंट TDBF प्रोग्राम में काम आएगा। देखिए, अब तक की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार TDBF जेट का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट 2026 में होगा और प्रोडक्शन 2029 से शुरू होने की प्लानिंग है। हालांकि TDBF से पहले और 2 जेट का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट होना है। तेजस मार्क 2 का 2022-23 में फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट होना है। AMC मार्क 1 का 2025 में फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट होना है। अगर ये 2 जेट ठीक टाइम के अनुसार चलेंगे तो TDBF प्रोजेक्ट भी राइट टाइम में चलेगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 और AMC का काफ़ी टेक्नोलॉजी TDBF जेट में इस्तेमाल होने वाला है। ये जेट सेमी स्टेल्थ यानी कि फ्रंट साइड से स्टेल्थ होगा। इसका मतलब TDBF का RCS काफ़ी कम रहने वाला है, जिससे ये आसानी से राडार की पकड़ में नहीं आएगा। देखिए, एक जेट स्टेल्थ और 5th जनरेशन होने के लिए कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला 5th जनरेशन जेट की डिजाइन इस तरह से होता है जिससे वो कम राडार सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है। बॉडी में राडार ऑब्जर्विंग कोटिंग होता है। इंजन भी 5th जनरेशन होता है ताकि इंफ्रारेड सिग्नेचर कम निकले। वेपन बेस सिस्टम होता है जिसके अंदर मिसाइल को छिपाकर रखा जाता है। TDBF जेट का फ्रंट डिजाइन ही सिर्फ स्टेल्थ है, बाकी इसमें वेपन बे और 5th जनरेशन इंजन नहीं है। देखा जाए तो भारत पहली बार एडवांस जेट बनाया है, इसलिए TDBF अगर 4.5 जनरेशन जेट है इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बाद में नाभाल AMC आएगा जो कंप्लीट 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। शुरू में TDBF की प्रोटोटाइप में 2 F414 इंजन लगेगा, लेकिन बाद में जब ये प्रोडक्शन स्टेज में जाएगा तब F414 इंजन की जगह स्वदेशी इंजन लग सकता है। आप फोटो में देखिए, TDBF में कानाड विंग्स है
जो जेट को मनोवर करने में काफ़ी मदद करेगा। इसके साथ TDBF की विंग फोल्ड हो सकता है, जिससे इसे एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर या ऊपर कम स्पेस में रखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, TDBF का ऑल टेकअप वेट 26 टन रहेगा। इसमें जेट का वजन, हथियार और फ्यूल सबका वजन आड़ है। देखिए, एक डबल इंजन वाला जेट के लिए 26 टन वजन के साथ टेकअप करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट दो तरीके से टेकअप कर सकता है, काटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम और स्की जंप के जरिए। अब काटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम खासकर अमेरिका और फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल हो रहा है। इस तकनीक से फाइटर जेट बहुत कम डिस्टेंस से टेकअप कर सकता है। इसके साथ अपना फुल वजन के साथ टेकअप भी कर सकता है। एग्जाम्पल F-18 का देकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए F-18 अपना वजन के साथ 6 टन के हथियार और फ्यूल को ले जा सकता है। काटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम में भी F-18 सेम वजन को कैरी कर सकता है। इसलिए F-18 को ओपन पावर बढ़ने के साथ साथ रेंज में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। लेकिन इंडिया, चाइना और रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट स्की जंप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आप देखा होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर की आगे की हिस्सा ऊपर की तरफ रहता है। स्की जंप मेथड में फाइटर जेट सिर्फ 50% हथियार और फ्यूल के साथ टेकअप कर सकता है, जो F-18 6 टन पेलोड के साथ काटापुल्ट सिस्टम में टेकअप कर सकता है। वो स्की जंप मेथड में सिर्फ 3 टन हथियार और फ्यूल के साथ टेकअप कर सकता है। इस वजह से अगर स्की जंप मेथड में आप भारी जेट इस्तेमाल कर रहे हो, इंजन सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं दे रहा है, तो टेकअप के टाइम में 50% का आंकड़ा 30 से 40% तक हो सकता है, जो अब चीन की J-15 नावल फाइटर जेट के साथ हो रहा है। रूस से कॉपी करके हेवी कैरियर बेस्ड जेट तो वो बना दिया, लेकिन बहुत कम वेपन और फ्यूल के साथ वो टेकअप कर सकता है। इसलिए हमारे इंजीनियर के पास चुनौती है, TDBF भी सही तरीके से स्की जंप मेथड में काम कर सके। तेजस मार्क 1A का ऑल टेकअप वेट 13.5 टन है, तेजस मार्क 2 का 17.5 टन है और MiG-29 का ऑल टेकअप वेट 23 टन के करीब है। तेजस नेवी के लिए रिजेक्ट होने के पीछे कम टेकअप वेट भी एक तरह से जिम्मेदार था, लेकिन TDBF की इंजन भी ताकतवर रहने वाली है, इसलिए हमें J-15 की तरह कोई मुश्किल नहीं होगा। इसके साथ TDBF की रेंज 2000 किलोमीटर होगा। इसमें उत्तम एसआर रडार लगेगा, अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल लगेगा। इसमें और क्या क्या हथियार लगेगा वो अब साफ नहीं है। बाकी TDBF के बारे में काफ़ी अपडेट एरो इंडिया 2021 में आना है, तब कुछ मेजर अपडेट निकला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब आता हूँ नाभाल AMCA के ऊपर। देखिए, ये जेट तो बनेगा ज़रूर, लेकिन अब से इस पर बात करना कब ये जेट का पहला फ्लाइट टेस्ट होगा, ये 5th जनरेशन जेट होगा या 5.5, ये कह पाना मुश्किल है। क्यों आपको बता रहा हूँ, देखिए AMCA मार्क 1 का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट 2025 में होगा, प्रोडक्शन 2029 से शुरू हो जाएगा। तेजस मार्क 2 का पहला फ्लाइट टेस्ट 2030 के आसपास होगा और प्रोडक्शन 2034 के आसपास होना है। अगर इंडियन नेवी को 5th जनरेशन नाभाल AMCA 2030 से चाहिए था, तो 2025 के आसपास एयरफोर्स के लिए जो प्रोटोटाइप पहला फ्लाइट टेस्ट करेगा, तब नेवी का प्रोटोटाइप भी पहला फ्लाइट टेस्ट करना था। लेकिन अब ऐसा कोई प्लान नहीं है। मुझे लग रहा है नाभाल AMCA का पहला फ्लाइट टेस्ट 2032 के बाद और प्रोडक्शन 2035 के बाद हो सकता है। इसलिए अब इस जेट के बारे में बता पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी काफ़ी और एडवांस हो जाएगा। इसलिए हमें कम से कम 2025 तक AMCA का पहला फ्लाइट टेस्ट तक इंतजार करना होगा। लेकिन इंडियन नेवी का बैकबोन फ्यूचर में ये 2 जेट बनने वाले हैं। उम्मीद है ये सब प्रोजेक्ट टाइम पे चले, कोई डिले ना हो। मित्रों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मित्रों, ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। मित्रों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।